हाय एवरीवन। सो अभी हम इंड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेट इज डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज़ का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हम अच्छी तरीके से समझेंगे। मेन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको उसका अकाउंटिंग प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए हम इसका प्रॉपर अकाउंटिंग समझेंगे। जैसे कि हमें पता है इंड 16 के अंदर हम दो मॉडल फॉलो करते हैं, कॉस्ट मॉडल अप्रोच और दूसरा रिवॉल्यूशन मॉडल अप्रोच। कॉस्ट मॉडल अप्रोच में हम फेयर वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, हम वहाँ पर सिर्फ डेप्रिसिएशन और इंपायरमेंट करते हैं वही। हालांकि रिवॉल्यूशन मॉडल में डेप्रिसिएशन इंपायरमेंट तो होना ही है जो होगा, साथ ही साथ हम फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं कि 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर में कैसे आपको किस फ्रीक्वेंसी में आपको फेयर वैल्यू मेजर करना है। मान लीजिए आप 2 ईयर का फ्रीक्वेंसी ले रहे हो, मतलब एवरी 2 ईयर आप उसका फेयर वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे एंड फिर बाद में फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद आपको फेयर वैल्यू में मेजर करना होता है। एंड रिलेटेड अगर आपका फेयर वैल्यू गेन आता है या फेयर वैल्यू लॉस आता है तो फेयर वैल्यू गेन आने पर हम क्या करते हैं, ओसीआई में दिखाते हैं, और फेयर वैल्यू लॉस आने पर हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर मान लीजिए पहले फेयर वैल्यू लॉस आया था तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया था, फिर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू गेन है तो जितना आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया था उतना हद तक आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर सकते हो एंड फर्दर आगे फिर हम ओसीआई में क्रेडिट करेंगे। अगर वही मान लीजिए पहले फेयर वैल्यू गेन आया था तो हमने ओसीआई में दिखाया था एंड फिर बाद में फेयर वैल्यू लॉस हुआ तो जितना हद तक ओसीआई में हमने पहले ही गेन दिखाया था उतना हद तक हम पहले ओसीआई को रिड्यूस करेंगे फिर हम पीएल को चार्ज करेंगे। यानी कहने का मतलब साहब इतना ही कि अगर ओसीआई उठेगा ना और बाद में आपको गिराना, मतलब मान लीजिए फेयर वैल्यू गेन हुआ तो ओसीआई को उठाओगे, बाद में जब गिरेगा तो ओसीआई को गिराना जितना हद तक गिर सके, फिर ओसीआई से भी नीचे जा रहा है तब हम पीएल को गिराएंगे। और वही अगर मान लीजिए अब यहां पर हो, यहां से अपने फेयर वैल्यू लॉस आया तो अपने पीएल को गिराया, फेयर वैल्यू लॉस आया तो पीएल को गिराया, अब बाद में गेन आएगा तो पीएल तक बढ़ा दो, जितना पीएल गिरा था पहले उतना बढ़ा दो, फिर उसके ऊपर जाएगा तब ओसीआई में जाएगा। यानी सेट ऑफ हो जाते हैं। पर अगर ओसीआई पहले बढ़ा है बाद में इंपायरमेंट हुआ है तो उतना हद तक ओसीआई गिरा दोगे फिर आप पीएल को गिराना। अगर वही पहले गिरा है बाद में बढ़ रहा है तो पहले अपने पीएल को गिराया तो जितना हद तक पहले पीएल को गिराया उतना हद तक आप बढ़ा सकते हो फेयर वैल्यू गेन आने पर, फिर आप ओसीआई को बढ़ाओगे। यानी अल्टीमेटली कुल मिला के मुद्दा यहाँ पर इतना ही कि कोई एडिशनल आ जाता है ना वैल्यू, एडिशनल वैल्यू बढ़ रहा है तो हम ओसीआई को चार्ज करते हैं, एडिशनल वैल्यू घटेगा तो हम पीएल को चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये एडजस्टमेंट करना होता है जो कि मुझे आपको समझाना था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अभी हम बेसिकली बात करेंगे कॉस्ट मॉडल का। मैं कॉस्ट मॉडल का कंसेप्ट आपको समझाने को जा रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये थ्योरी मैं आपको रीड कराने से पहले मैं आपको कंसेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके जाऊंगा जहां पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, डीकमिशनिंग में बेसिकली होता क्या। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बड़ा सारा प्लांट खरीदा, बड़ा सारा मैंने प्लांट एक मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मैंने एक्वायर किया बड़ा सारा। तो एक जन से मैंने रेंट पे लिया स्पेस और उस पे मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ा सारा बनाया। अब मैंने वो स्पेस 10 ईयर के लिए लिया है, 10 सालों के लिए मैंने वो स्पेस लिया है यहाँ पर जहां पर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठाऊंगा, सॉरी जहां पर मैं अपना प्लांट वगैरह बैठाऊंगा, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब बना के प्लांट बैठाऊंगा मैं वहां पर। तो आप समझिए अगर कोई स्पेस है जहां पर मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करूंगा, प्लांट बैठाऊंगा, तो वहां पर क्या बहुत सारा तोड़ फोड़ वगैरह नहीं होगा, अलग अलग टाइप का हम फिटिंग वगैरह करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, है ना। तो अब जो जिससे हमने रेंट पे लिया है वो स्पेस, उसने हमें कह दिया कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जब हम छोड़ के जाएंगे तो हमें सब कुछ रीस्टोर करके देना पड़ेगा। यानी जो भी हमने उसका कचरा वगैरह फैलाया है, एकदम तोड़ फोड़ किया है, वो सारा हमें रीस्टोर करके देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से जो रीस्टोरेशन का खर्चा हमारा फ्यूचर में लगता है, यानी अगर आज मैं कोई प्लांट बैठाऊंगा तो उसका फ्यूचर में रिस्टोरेशन का खर्चा लग जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई मैंने बड़ा सारा मशीन खरीदा है, उस मशीन को मुझे कहीं पर फिटिंग करना, मान लीजिए अंडरग्राउंड मुझे फिटिंग करना है, तो फिर बाद में अंडरग्राउंड में फिटिंग तो कर दूंगा, बाद में जब वो मशीन मुझे निकालना पड़ेगा तो उखाड़ने का मेरा खर्चा पड़ जाएगा, है ना, डीकमिशनिंग का खर्चा पड़ जाएगा मेरा, क्योंकि उसमें मेरा अच्छा खासा डीकमिशनिंग करके वो एरिया को मुझे रिस्टोर करके देना पड़ेगा। और आप देखना कितने बार क्या करते हैं, जैसे सी लेवल के बेड, सी बेड में मतलब एकदम नीचे समुद्र के नीचे कितने बार पाइपलाइन वगैरह बहुत कुछ कुछ लेके लगाया जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रहता है कि अगर आप कोई पाइपलाइन वगैरह लेके जा रहे हो, मतलब कोई कनेक्शन वगैरह लेके जा रहे हो, तो ऐसा सिचुएशन टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का जो भी हो, तो आप अगर वैसा वहां से कोई वायर वगैरह लेके जा रहे हो तो बाद में अगर आप हटाओगे ना जब, तो आपको वो सी बेड को रीस्टोर करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जहां पर हम इनिशियली प्लांट मशीनरी वगैरह कुछ भी सेटअप करते हैं, पर बाद में जब हमें उखाड़ेंगे, जब उसको हम उखाड़ेंगे एंड में डीकमिशनिंग करेंगे तो ऐसा सिचुएशन में डीकमिशनिंग का भी खर्चा बढ़ जाएगा और फिर हमें उस एरिया को रीस्टोर करके देना पड़ेगा, उसका भी खर्चा बढ़ जाएगा। अब समझिए ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपीज देके, और मुझे पता चला कि उस मशीन को मैं 10 ईयर्स यूज करूंगा, 10 ईयर्स के बाद उस मशीन को मुझे उखाड़ना पड़ेगा जहां पर मैंने फिटिंग किया है, और डीकमिशनिंग का मेरा खर्चा लग जाएगा 5 लाख रुपीज।
अब बताइए क्या ये सही रहेगा कि 10 लाख रुपीस आज मैं एक्सपेंडिचर इनकर करूंगा, ठीक है, 10 लाख रुपीस का आज मैं एसेट दिखा दूंगा और मैं 10 लाख रुपीस को 10 ईयर्स में 1 लाख करके डेप्रिसिएट करूंगा और फिर बाद में आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स जब मैं उस मशीन को उखाड़ूंगा तो उसका जो डीकमीशनिंग का खर्चा 5 लाख रुपीस लगेगा, वो 5 लाख रुपीस मैं उसी पीरियड में दिखाऊं क्या 10th ईयर के एंड में? क्या ये सही रहेगा बताइए? क्या वो जो डीकमीशनिंग का खर्चा हो रहा है वो किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है। एसेट हमने लगाया तभी तो डीकमीशनिंग करना पड़ रहा है और वो एसेट जो है वो एसेट तो आपको 10 ईयर्स का बेनिफिट दे रहा है। तो आप ये पूरा गलत, पहले होता था ऐसा, पहले ऐसे ही होता था, ये पूरा गलत था कि जब हम डीकमीशनिंग करते थे तो उसका खर्चा हम उसी पीरियड में दिखाते थे। तो मतलब अल्टीमेटली अगर मैं 10 लाख रुपीस में एसेट खरीदूंगा और मुझे पता चला एंड में मुझे 5 लाख रुपीस और खर्चा करना पड़ेगा इसे डीकमीशन करने का, इसे बाद में रीस्टोर करके देने का। तो यहां पर अगर मैं पुराना एएस का बात करूं, पुराना, तो वहां पर हम क्या करते थे 10 ईयर्स का लाइफ है तो 1 लाख डेप्रिसिएट करते थे एवरी ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। डेप्रिसिएट पूरा हो गया, फिर 10th ईयर के एंड में हम 5 लाख रुपीस डीकमीशनिंग का खर्चा दिखा देते थे। तो 10th ईयर के एंड में आपका पीएल में चार्ज कितना हुआ? 1 लाख तो डेप्रिसिएशन का लास्ट ईयर है और फिर 5 लाख रुपीस आपका डीकमीशनिंग का। तो ये क्या आपका, आप समझे क्या कॉन्स्टेंट हमारा जा रहा है, यूनिफॉर्म है यहाँ पर ये कि हम एवरी ईयर हमने 1 लाख दिखाया, 10th ईयर में हमने 6 लाख रुपीस दिखाया, 1 लाख प्लस 5 लाख। क्या ये यूनिफॉर्म हुआ? नहीं हुआ ना, गलत है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट भी नहीं हुआ आपका, डेप्रिसिएशन का मेथड भी कहीं ना कहीं हमें सुटेबल नहीं लग रहा है पर। तो इसी वजह से स्टैंडर्ड हमें अलाउ करता है कि जो आपका डीकमीशनिंग का खर्चा फ्यूचर में होने वाला है, आप एक काम कीजिए, आप उसको तब मत दिखाएगा, आप उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या कीजिए, आज ही एसेट में ऐड कर दीजिए। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू को एक बार मैं हटा दूं, मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू को एक बार मैं हटा दूं, तो मैं क्या करूंगा पता है, जो मेरा 10 लाख रुपीस का एसेट है ना, अब मुझे लग रहा है 5 लाख रुपीस मेरा फ्यूचर में खर्चा होगा, तो ये 5 लाख रुपीस को क्या करूंगा मैं आज ही कैपिटलाइज कर दूंगा और उसका रिलेटेड प्रोविजन बना दूंगा। मतलब मान लीजिए मैंने पैसा दिया 10 लाख रुपीस, तो मेरा कैश कम हो जाएगा 10 लाख रुपीस से, मेरा एसेट बढ़ जाएगा 10 लाख रुपीस से। ये एंट्री हो गया, मैंने मशीन खरीदा मान लीजिए कैश में, तो कैश क्या होगा, कैश 10 लाख से कम होगा, एसेट 10 लाख से बढ़ जाएगा। ये एंट्री समझ में आया? फिर बाद में हमें लग रहा है कि 5 लाख रुपीस हमारा फ्यूचर में खर्चा होगा, कब? 10 ईयर्स के बाद। प्रेजेंट वैल्यू को, कंसेप्ट को एक बार मैंने हटा दिया, ठीक है, 5 लाख रुपीस मेरा फ्यूचर में खर्चा होगा। तो ये 5 लाख रुपीस पहले हम नहीं दिखाया करते थे, जब लगता था तभी दिखाते थे, जो कि गलत है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग नहीं हो रहा फिर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, एसेट को बढ़ा देंगे 5 लाख से। क्या करेंगे? एसेट को 5 लाख से बढ़ा देंगे। अब कोरिस्पोंडिंग क्या करेंगे, कोरिस्पोंडिंग लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे 5 लाख से, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, क्योंकि ये 5 लाख हमने बढ़ाया, ये 5 लाख हमारा खर्चा होगा, कब होगा? फ्यूचर में खर्चा होगा। तो यानी इधर लाइबिलिटी 5 लाख से बढ़ जाएगा, इधर एसेट 5 लाख से बढ़ जाएगा। तो बोलो इसका फायदा है क्या? देखिए इसका फायदा है, एक तो आपने लाइबिलिटी 5 लाख का क्रिएट किया और दूसरा जो 5 लाख का आपका एसेट में ही आपने डाल दिया, उसे क्या होगा, ये 5 लाख ओवर ए पीरियड 10 ईयर्स में डेप्रिसिएशन के थ्रू आपका चला जाएगा। मतलब आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप लाइबिलिटी को 5 लाख से बढ़ाते, पीएल को 5 लाख से चार्ज कर देते थे। तो ऐसा सिचुएशन में तो पूरा का पूरा एक साल में आपने डाल दिया, पर अपने पीएल में चार्ज नहीं करने की जगह अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैपिटलाइज कर दिया। मतलब लाइबिलिटी दिखाया 5 लाख का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 5 लाख का कैपिटलाइज कर दिया। यानी देखो पहले 10 लाख रुपीस डेप्रिसिएट होता ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 1 लाख डेप्रिसिएट होता और एंड में आपका 5 लाख डेप्रिसिएशन होता। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपने एसेट को 10 लाख की जगह 15 लाख कर दिया। मतलब 10 लाख एसेट खरीदने का खर्चा, 5 लाख फ्यूचर में डीकमीशन करने का खर्चा, तो आपका एसेट अब 15 लाख हो गया। अब यही 15 लाख का एसेट आप क्या करोगे, ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 1,50,000 1,50,000 1,50,000 करके डेप्रिशिएट करोगे, है ना। तो आपका देखिए अब वो जो 5 लाख है क्या वो बढ़ गया ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स? यस, वो 5 लाख ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बढ़ चुका है आपका। ये हमें समझ में आया, चलिए मजा आ गया, ये चीज हमें समझ में आया। और दूसरी बात है जो लाइबिलिटी हमारा है, जो लाइबिलिटी हमारा, वो लाइबिलिटी हम क्या करेंगे, एंड में 5 लाख का लाइबिलिटी है, तो एंड में हम जब पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कम कर देंगे, लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गया, पेमेंट हो गया, बात खत्म। तो पीएल में इंपैक्ट नहीं आया ना। तो पीएल में इंपैक्ट कब आया, ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स थ्रू डेप्रिसिएशन। 1 लाख की जगह 1,50,000 गया पीएल में, यानी आपका तोड़ के गया, क्योंकि हम तोड़ के तो बेनिफिट्स ले रहे हैं। बस अब यहाँ पर मुझे एड ऑन क्या करना है, हम प्रेजेंट वैल्यू में दिखाते हैं। यानी अल्टीमेटली मैं 5 लाख आज लाइबिलिटी नहीं दिखाऊंगा, नहीं मैं 5 लाख से एसेट को बढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा, देखूंगा फ्यूचर में जो मेरा डीकमीशनिंग का खर्चा लगेगा। मान लीजिए फ्यूचर में मेरा 5 लाख रुपीस डीकमीशनिंग का खर्चा लगेगा, तो इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा, क्योंकि मेरे तो फ्यूचर में लगेगा ना। अब आज का पैसा मैं इसको कहीं पर यूटिलाइज कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आज ही लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू अपना प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग बनाऊंगा और वही प्रेजेंट वैल्यू एसेट में ऐड किया जाएगा। तो मान लीजिए 5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है 2 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपीस लाइबिलिटी बढ़ेगा और 2 लाख रुपीस से एसेट बढ़ेगा और वही 2 लाख रुपीस आपका क्या होगा, ओवर ए पीरियड डेप्रिशिएट होते जाएगा। अब आप समझिए, रुकिए, टेंशन मत लीजिए। अब लाइबिलिटी तो 2 लाख है आज, पर आप बोलोगे सर 10 ईयर्स के बाद तो 5 लाख रुपीस का खर्चा आएगा, हमने तो लाइबिलिटी 2 लाख का बुक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल हम इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट चढ़ेगा।
लाइबिलिटी पे हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हर साल लाइबिलिटी में हमने तो प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया 2 लाख रुपीज, तो हर साल जब इस पे लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट चढ़ेगा तब ऑटोमेटिकली ये ईयर एंड में कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपीज हो जाएगा। और हम 5 लाख रुपीज का लाइबिलिटी डिस्चार्ज करके पेमेंट कर देंगे, बात खत्म। और आपका एसेट जो है वो एसेट भी डेप्रिसिएशन हो गया आपका आराम से। यानी आप बताइए क्या पीएल में चार्ज हुआ इस बार पूरा का पूरा 5 लाख? यस, पीएल में चार्ज हुआ इस बार पूरा का पूरा 5 लाख। कैसे? एक तो 2 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन के थ्रू चार्ज हो गया, और दूसरा बाकी इंटरेस्ट जो हम हर साल रिकॉग्नाइज करेंगे लाइबिलिटी में वो तो पीएल में दिखाएंगे। यानी हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट लाइबिलिटी को बढ़ाएगा और हर साल वो इंटरेस्ट का अमाउंट पीएल को चार्ज करेगा। तो बट दो तरीके से, एक तो एसेट का डेप्रिसिएशन के थ्रू पीएल में इंपैक्ट जाएगा 5 लाख का 2 लाख रुपीज, और बाकी 3 लाख रुपीज बोरिंग कॉस्ट के थ्रू, है ना, इंटरेस्ट का पीएल में चार्ज होगा। यानी अल्टीमेटली 5 लाख रुपीज इंटरेस्ट में चार्ज हो ही जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और एक हम क्वेश्चन भी करेंगे, वहां क्वेश्चन में मैं आपको और क्लियर करा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं, हल्का सा हिंट मिला ना, डेट इज मोर देन इनफ। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको ना ये थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको समझाना बहुत जरूरी है, एंड ये मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट मॉडल की, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला रिवॉल्यूशन मॉडल। एक बार दिमाग से रिवॉल्यूशन मॉडल को निकाल दो। कॉस्ट मॉडल में बेसिकली होता है क्या, डेप्रिसिएशन होता है और इंपायरमेंट होता है, और कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस्ट मॉडल में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा 5 लाख रुपीज देके, तो कैश मेरा 5 लाख से कम हो गया। आप देख सकते हो कैश मेरा 5 लाख से कम हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरा 5 लाख से कम हुआ। समझ में आया हमें? अब ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या पता चला, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने 5 लाख रुपीज देके खरीदा है ना, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ले लेते हैं, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स या 5 ईयर्स, चलो ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ले लेते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स हमारा डीकमिशनिंग करना पड़ेगा, ये से रीस्टोर करके देना पड़ेगा एरिया को, तो इसकी वजह से हमारा 3 लाख रुपीज का खर्चा होगा। अब रीस्टोरेशन भी इसी से रिलेटेड ही है, क्यों? क्योंकि इसी मशीन ने तो उखाड़ा, इसी मशीन ने तो तोड़ फोड़ किया, जिसकी वजह से रीस्टोरेशन करना पड़ा। तो वो 3 लाख रुपीज जो है ना, वो 3 लाख रुपीज हम क्या करेंगे, हम 3 लाख क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, मैं मान लेता हूं फ्यूचर में 3 लाख नहीं, मैं मान लेता हूं फ्यूचर में 7-8 लाख रुपीज है। मैंने मान लिया फ्यूचर में 7-8 लाख रुपीज जो है वो हमारा लगने वाला, उसका प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये डीकमिशनिंग लाइबिलिटी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू में। हमने पता किया कि प्रेजेंट वैल्यू में डीकमिशनिंग लाइबिलिटी 3 लाख रुपीज। और अब हम क्या करेंगे, ये 3 लाख रुपीज अगर प्रेजेंट में हमें पता चला है कि डीकमिशनिंग लाइबिलिटी का खर्चा फ्यूचर में जो होने वाला उसका प्रेजेंट वैल्यू 3 लाख रुपीज है, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन बना देंगे 3 लाख रुपीज का, और साथ ही साथ हम 3 लाख रुपीज एसेट को भी ऐड कर देंगे। यानी कुल मिला के मैं एसेट को ऐड करूंगा, एसेट को बढ़ाया मैंने यहां पर, और दूसरी चीज, एक तो मैंने एसेट को बढ़ाया, दूसरी चीज मैंने लाइबिलिटी दिखाया 3 लाख रुपीज का। अब क्या होगा, एवरी ईयर ये जो हमारा एवरी ईयर जो हमारा एसेट है, ये एसेट एवरी ईयर डेप्रिशिएट होगा अपने हिसाब से, है ना। तो लेकिन अगर 4 ईयर्स का लाइफ होता, अगर सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता तो 5 लाख डेप्रिशिएट होता ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 1,20,000 1,20,000 करके। पर जबकि डीकमिशनिंग में हमने इस पे जोड़ दिया तो 8 लाख रुपीज जो है ना वो डेप्रिशिएट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। यानी 8 लाख रुपीज ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स कितना होगा, 2 लाख करके एवरी ईयर डेप्रिशिएट होगा। तो क्या हम डीकमिशनिंग को भी डेप्रिशिएट करें, पीएल में चार्ज करें? यस। तो यहां पर अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू है डीकमिशनिंग का। अब ऑब्वियसली बात है एवरी ईयर आपका इस डीकमिशनिंग पे इंटरेस्ट भी चढ़ेगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू में डीकमिशनिंग दिखाया था, और वो इंटरेस्ट हर साल लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट भी पीएल में चार्ज होगा आपका। तो अल्टीमेटली कुल मिला के आप समझिए जो भी फ्यूचर में डीकमिशनिंग का खर्चा होना है वो आपका चार्ज होना है पीएल में, थ्रू डेप्रिसिएशन एंड थ्रू इंटरेस्ट, ये दोनों के थ्रू आपका चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए समझ में आया हमें? हाँ यस, हमें यहाँ तक अभी समझ में अच्छी तरीके से। अब मेरी बात समझिए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ इस डीकमिशनिंग के अंदर। अब मेरी बात समझिए, हर साल हम क्या करेंगे, एवरी ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर में मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया 2 लाख का, ये कहां चला जाएगा, पीएल में चार्ज हो जाएगा। सेकंड ईयर में मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया 2 लाख का, ये कहां चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। थर्ड ईयर में मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया पीएल का, ये कहां चला जाएगा, डेप्रिसिएशन कर दिया पीएल में चला जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। और ऐसे भी तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह किया था ना, आपने ऑलरेडी कंसेप्ट समझा था, जहां पर हमने प्रेजेंट वैल्यू में हम दिखाते थे डीकमिशनिंग। तो वैसे ही आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू में हमने डीकमिशनिंग दिखा, तो हर साल हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। ये इंटरेस्ट 30,000 फर्स्ट ईयर का चढ़ा, सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट चढ़ा, थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट चढ़ा, और फाइनली थर्ड ईयर एंड में ये वैल्यू आ गया आपका डीकमिशनिंग का, यानी प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का ये वैल्यू आ गया, और सारे इंटरेस्ट आपके पीएल में चार्ज हो जाएंगे। तो अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, अभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस ये है और ये है, ये आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है, और ये आपका कैरिंग अमाउंट, ये आपका प्रोविजन हो गया थर्ड ईयर एंड का, ये भी आपका थर्ड ईयर एंड का हो गया। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें मिला है पर। अब आगे देखिए क्या हुआ, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ
थर्ड ईयर decommissioning liability reduced by rupees 2,50,000 with a corresponding effect in property plant and equipment। तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए क्या हुआ, थर्ड ईयर के एंड में ना ये जो आपका प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी हम एस्टिमेट करते हैं हर साल, ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले बेस्ट एस्टिमेट किया जिसकी वजह से हमें लगा कि जो फ्यूचर में लगेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू में हम लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अब हमने एस्टिमेट किया कि अब ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया है, हम आराम से रिमूव कर देंगे, हम आराम से रिस्टोर करके दे देंगे, ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, और इसके हिसाब से हमने डिटरमाइन किया कि जो फ्यूचर में हमारा खर्चा लगेगा उसका थर्ड ईयर के एंड में प्रेजेंट वैल्यू बन रहा है कितना, 2,50,000 कितना, हाँ नहीं, आपका थर्ड ईयर में 2,50,000 से कम हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली नेट आ रहा है कितना, मान लीजिए 1,49,300 आपका नेट अब लगने वाला है। तो अब देखिए अगर मेरा लाइबिलिटी जो है, ये मेरा प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग था ना, ये मेरा 2,50,000 से रिड्यूस हो जाएगा, है ना, रिड्यूस हो गया। तो आप ध्यान से समझिए, इन केस ऑफ कॉस्ट मॉडल अगर आपका प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी सब्सिक्वेंटली रिड्यूस होता है या सब्सिक्वेंटली इंक्रीज होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम हमेशा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाएंगे। यानी हम यहां पर ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे, क्योंकि इनिशियली भी तो हमने यहां पर ही एडलेस किया था, इनिशियली जब हमने प्रोविजन बनाया तो भी तो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडजस्ट किया था ना। तो वैसे हम यहाँ का क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2,50,000 आपका लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ है तो 2,50,000 हम यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। यानी अल्टीमेटली लाइबिलिटी कम होगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, कॉस्ट मॉडल की बात कर रहा हूं। इन केस ऑफ कॉस्ट मॉडल अगर आपका प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी बाद में रीएस्टिमेट करने पर बदलता है, चेंज होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लाइबिलिटी को तो कम नीचे करेंगे ना। तो चेंज होगा तो लाइबिलिटी है तो कम होगा या ज्यादा होगा, अगर लाइबिलिटी कम हुआ तो उतना से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कम होगा, अगर लाइबिलिटी बढ़ा तो उतना से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बढ़ेगा। ये हमें समझ में। पर यहां पर तो क्या हुआ, लाइबिलिटी आपका कम हुआ, कितने से कम हुआ लाइबिलिटी, 2,50,000 से लाइबिलिटी कम हुआ, तो ऑब्वियसली बात है हमें 2,50,000 से लाइबिलिटी कम कर देना चाहिए। पर एक मुद्दा है यहां पर, सोचिए ना, आपका ये तो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान लीजिए 2 लाख का ही बचे, ऐसा पॉसिबल है कैसे, क्योंकि हमारा एसेट का वैल्यू गिरते रहता है ना, एसेट का वैल्यू डेप्रिशिएट होता है एवरी ईयर, और आपका जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग है ये तो आपका बढ़ता ही है इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि एंड में ये खर्चा इकट्ठा एक साथ होना है। तो इसलिए आप समझे कि कितने बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर आपका लाइबिलिटी जितना से गिर रहा है उतना से हम एसेट गिरा नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि एसेट का उतना कैरिंग अमाउंट ही नहीं उस डेट पे। तो थर्ड ईयर के एंड में एसेट का कैरिंग अमाउंट है 2 लाख रुपीज, और हमें लाइबिलिटी हमने गिराया है 2,50,000 से, तो ऑब्वियस सी बात है एसेट भी हमें गिराना पड़ेगा कितने से, 2,50,000 से। पर एसेट को हमने गिराया कितने से, गिराएंगे कितने से, कितने से गिरा सकते हैं एसेट को, 2 लाख से तो गिरा सकते, उसका तो कैरिंग अमाउंट 2 लाख ही है, तो इसी वजह से हम 2 लाख से एसेट को गिराएंगे। पर देखिए ना, लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुआ 2,50,000 का, सुख है हमारा, ये मेरा सुख है ये कि लाइबिलिटी मेरा 2,50,000 से डिस्चार्ज हो गया लाइबिलिटी, पर एसेट मेरा सिर्फ 2 लाख से डिस्चार्ज हुआ। मतलब एसेट जब कम होता है, डिस्चार्ज नहीं, एसेट मेरा 2 लाख से कम हुआ। जब एसेट कम होता है तो हम रोते हैं, जब लाइबिलिटी कम होता है तो हम खुश होते हैं। तो मैं 2,50,000 से लाइबिलिटी कम होने पर मैं खुश हुआ, पर मुझे दिखाई दिया कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा एसेट तो सिर्फ 2 लाख से ही कम हुआ, तो मुझे दुख है थोड़ा, पर कम दुख है। क्यों, 2,50,000 से लाइबिलिटी जा रहा है तो एसेट 2 लाख से जा रहा है, तो क्या आपको 50,000 का फायदा नजर नहीं आ रहा साफ साफ? यस, 50,000 को हमें फायदा नजर आ रहा है, और ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। हमेशा ध्यान में रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ना, प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए इसे दिखा देना चाहिए क्योंकि ये सेल के बराबर ही माना जाएगा। किस लिए माना जाएगा, एसेट तो आपका रहा ही नहीं, ये तो खत्म हो गया, जीरो हो गया इसका वैल्यू, है ना। अब आपका जो भी है वो फायदा है, तो सीधा ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सिचुएशन, अगर मान लीजिए लाइबिलिटी इंक्रीज होता ना तो ये सिचुएशन कभी नहीं आता, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होता तो ऑब्वियस ही बात है एसेट बढ़ता। अब एसेट बढ़ेगा पुराना वैल्यू से तो उसका मतलब ही नहीं, पुराना वैल्यू 1 रुपया भी तो क्या फर्क पड़ता है, एसेट तो बढ़ना है ना। तो मान लीजिए अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो एसेट भी इंक्रीज होगा, और वहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा क्योंकि एसेट इंक्रीज होना है। पर लाइबिलिटी का डिक्रीज होगा तो एसेट डिक्रीज होगा, पर एसेट उतना वैल्यू का ही नहीं है और हम डिक्रीज करना चाहते हैं उससे ज्यादा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग 50,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने 2,50,000 से लाइबिलिटी को कम किया, 2 लाख से ही मैं कर पाया एसेट को कम, अल्टीमेटली 50,000 मैंने क्या दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया। मैं समझ में अच्छी तरीके से। अब मेरी बात, एक और बात ध्यान से सुन लेना, कॉस्ट मॉडल में बस काम बन जाएगा आपका। एक और बात ध्यान से सुन लेना। अब देखिए कितने बार क्या होता है, लाइबिलिटी आपका इंक्रीज होता है, प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी आपका इंक्रीज होता है। तो अगर प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, हाँ या ना, यस, मुझे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वैल्यू 100 रुपीज का था, और बाद में मैंने क्या किया, लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से 20,000 से मैंने इंक्रीज कर दिया, तो 20,000 वन रेट हो गया ना एसेट का वैल्यू। तो यहाँ पर अब देखिए 20,000 वन रेट अगर एसेट का वैल्यू हो गया, कि आपको इससे एक फीलिंग नहीं आ रहा इंड 36 की अगर हम बात करें तो,
इंड एस 36 के हिसाब से इंपायरमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप खुद बताइए। आपको ये फीलिंग आ रहा है कि इंड एस 36 के हिसाब से क्या हमें इसका इंपायरमेंट टेस्टिंग करना चाहिए? मतलब अगर आप एसेट का वैल्यू बढ़ा रहे हो ना, तो ऐसा सिचुएशन में स्टैंडर्ड कहता है कि आपको इंडेक्स 36 का सहारा लेते हुए एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या कोई इंडिकेशन तो नहीं इंपायरमेंट का। अगर आपको इंडिकेशन मिल रहा है इंपायरमेंट का, इन सच केस आपको इंपायरमेंट टेस्टिंग करना चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट निकालिए और अल्टीमेटली आपका अगर इंपायरमेंट होना है तो इंपायरमेंट आप करिए। जो वैल्यू इन यूज है, अब हम निकालते हैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, निकाल के हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं, तो इस तरीके से मैं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसका एंट्री तो मैंने पास कर दिया, चलो ठीक है। अनदर केस मैं आपको वही ले रहा हूँ, कंटिन्यूइंग अबोव एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग इंक्रीज हुआ 35,000 से इस बार, तो जो हमारा पुराना वैल्यू था 399 300, जो हमारा पुराना वैल्यू था थर्ड ईयर के एंड में, इस बार लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ 35,000 से, तो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, यानी लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो एसेट भी इंक्रीज होगा, तो हमने एसेट को इंक्रीज किया। तो बताइए क्या यहाँ पर एसेट इंक्रीज हुआ है? यस। अगर यहाँ पर एसेट इंक्रीज हुआ है ना, तो ऐसा सिचुएशन में आपको चेक करना चाहिए। जब कभी भी आपका एसेट इंक्रीज होगा इन केस ऑफ कॉस्ट मॉडल, आप चेक करोगे क्या कि क्या कहीं कोई इंडिकेशन तो नहीं इंपायरमेंट का। अगर कोई इंडिकेशन इंपायरमेंट का, इन सच केस आप इंपायरमेंट टेस्टिंग करोगे, और इंपायरमेंट होना है तो इंपायरमेंट करोगे। दैट इज कंसीडर वेदर देयर इज एन इंडिकेशन दैट एसेट इज इंपेयर्ड एज पर इंड एस 36। तो चलिए इस तरीके से मैं आपको कॉस्ट मॉडल पूरा अच्छी तरीके से समझाया। रिवॉल्यूशन मॉडल में हालांकि थोड़ा वक्त है, हम समझेंगे, पर पहले कॉस्ट मॉडल का एक क्वेश्चन है आईसीए का, वो भी मैं आपको कराऊंगा। पर उससे पहले मैं वापस से आपके साथ आना चाहूंगा, जहां पर मैंने आपको क्या समझा, मैंने आपको ये समझा कि डीकमिशनिंग लायबिलिटी जो रहता है फ्यूचर में लगता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू हम प्रोविजन आज ही बना देंगे, और उतना ही कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम एसेट को बढ़ा देंगे, बात खत्म। अब आगे क्या होगा, एसेट डेप्रिशिएट होते रहेगा अपने हिसाब से, एसेट को कोई टेंशन नहीं, वो अपना डेप्रिशिएशन होगा अपनी यूजफुल लाइफ के लिए। अब प्रोविजन जो इधर बनाया हमने, ये प्रोविजन पे हर साल डिस्काउंटिंग का अनवाइंडिंग होता है, यानी इंटरेस्ट बढ़ता है, इसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा आपका, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू में दिखाया ना, तो इंटरेस्ट तो चढ़ाना है, हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट पीएल में जाएगा, ये जाएगा। अब कल को मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, अब हमेशा री एस्टिमेट करते हो, जैसे हम रिव्यू करते हैं ना यूजफुल लाइफ का, हम रिव्यू करते हैं डेप्रिसिएशन मेथड का, है ना, वैसे ही हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं कि क्या हमारा प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन एक एस्टिमेट होता है, और एस्टिमेट को हम हमेशा चेक करते, हर साल रिव्यू करते। जैसे कि इंड एस 8 की बात करूं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, प्रोविजन इज नथिंग बट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो जब कभी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में आपका चेंज आएगा, आता ही है जनरली, तो जब कभी भी चेंज आएगा तो उसको हम प्रोस्पेक्टिवली उसका इफेक्ट देते हैं, जो आपको मैं इंड एस 8 में समझाऊंगा। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या। तो यहां पर आपको ये समझ में आया, प्रोविजन जो हमारा ये एडजस्ट होगा हमारा। तो हमने देखा कि कितना एडजस्ट होना है, हमने देखा कि 3,99,300 जो है, 3,99,300 जो है, ये आपका लाइबिलिटी कम, तो 2,50,000 से रिड्यूस होगा। तो ठीक है, 2,50,000 से रिड्यूस होगा, तो इन केस ऑफ कॉस्ट मॉडल हम एसेट को भी इतने से रिड्यूस करेंगे। पर अगर मान लीजिए एसेट उतने का वैल्यू नहीं है, तो बाकी बच्चा कुछ पीएल में चला जाएगा। और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज कर देंगे। पर इन दैट सिचुएशन हमें इंडिकेशन देखना पड़ेगा, क्या कोई इंपायरमेंट का इंडिकेशन है, अगर है तो फिर हम इंपायरमेंट कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया तो दैट मींस वी आर रेडी नाउ कि हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे आईसीए का, दैट इज इलस्ट्रेशन 14। आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा इलस्ट्रेशन 14। अभी हम शुरू करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इलस्ट्रेशन 14 डिस्कस करेंगे। As limited purchase an item of property, plant and equipment costing rupees 100 million which has useful life of 10 years, यानी 100 मिलियन का आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है जिसका यूजफुल लाइफ है 10 years का। द एंटिटी हैज ए कॉन्ट्रेक्चुअल डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन। देखिए आपका यानी एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ में आपका डीकमिशनिंग या साइट रिस्टोरेशन का ऑब्लिगेशन का खर्चा आएगा कितना, 5 मिलियन, 5 मिलियन नहीं 50 लाख रुपए से हम कह सकते हैं, 5 मिलियन का खर्चा आएगा टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ 10th ईयर। ऑब्वियस सी बात है 10th ईयर के बाद हम जब उसे उखाड़ेंगे रिस्टोर करेंगे, हमारा 5 मिलियन का खर्चा आएगा। द करेंट मार्केट बेस्ड डिस्काउंट रेट दे दिया हमें, 8% का हमें डिस्काउंट रेट दे दिया। आगे द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एच लिमिटेड फॉलोज द कॉस्ट मॉडल। तुमने कॉस्ट मॉडल ही तो पढ़ा था, कॉस्ट मॉडल का अकाउंटिंग हमें करना है। देखिए पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइन द कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डीकमिशनिंग लायबिलिटी एट ईच ईयर एंड। ईच ईयर एंड का हमें कैरिंग वैल्यू ऑफ आइटम भी बताना है और साथ में डीकमिशनिंग लायबिलिटी भी बताना है। देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेड डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ इनकरिंग द डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस और नो डिस्काउंटेड। यानी बोला पहले वाले पॉइंट में कोई चेंजेस ही नहीं है, मतलब पहले वाले पॉइंट में नॉर्मल तरीके से मैं अकाउंटिंग करना, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं। पॉइंट नंबर बी में चेंजेस आएगा सर,
देखिए ना पॉइंट नंबर बी में एट द एंड ऑफ ईयर 4 एंटिटी ने एक्सपेक्ट किया कि एस्टिमेटेड जो कैश आउटफ्लो होगा ऑन अकाउंट ऑफ डीकमिशनिंग, यानी डीकमिशनिंग का जो आपका एस्टिमेशन है वो बदल रहा है ना। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट विल बी 8 मिलियन, यानी आपका जो पहले हमने सोचा था कि एंड में 5 मिलियन का खर्चा लगेगा रिस्टोरेशन का, फोर्थ ईयर के एंड में हमारा एस्टिमेशन बदल के और हमें लग रहा है 8 मिलियन का खर्चा होगा। तो चलिए वन बाय वन ए और बी दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बैलेंस्ड अप्रोच से समझाता हूँ फटाफट से। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कितने का हमने लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? 100 मिलियन का। चलिए हम भी मिलियंस में लिखेंगे, 100 मिलियन का हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया। और ऑब्वियसली बात है इसका कैश पेमेंट कर दिया, तो मैं इसका डबल इफेक्ट नहीं दिखा रहा हूं, कैश कम हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गया। फिर आगे वापस से क्या होगा, साथ ही साथ आपने 5 मिलियन का आपका जो है जो डीकमिशनिंग का खर्चा है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रोविजन बनाएंगे फॉर डीकमिशनिंग, है ना, ये हम प्रोविजन बनाएंगे। तो क्या बताइए, हम प्रोविजन जो बनाएंगे क्या वो 5 मिलियन का बनाएंगे प्रोविजन? 5 मिलियन तो आपका 10th ईयर के एंड में लगेगा, हम तो प्रेजेंट वैल्यू में प्रोविजन बनाते हैं, तो ये 5 मिलियन नहीं हो सकता, ये आपको समझना है। इसका प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट रेट क्या दिया हुआ है हमें, पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, 8% आपका डिस्काउंट रेट दिया हुआ है हमें, है ना। तो चलिए 5 डिवाइडेड 1.08, 10 बार इक्वल इक्वल करेंगे, यानी 2.3159 आ रहा है। फिर से कर लेता हूँ, 5 डिवाइडेड 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2.3159, 2.316 लिख सकते हैं यहाँ पर, 316 मैंने लिख दिया। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू 5 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू मैंने 2.316 लिख दिया यहाँ पर। चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब देखिए ये 2.316 क्या होगा, आपका कैपिटलाइज हो जाएगा यहाँ पर, है ना, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो ये कितना हो गया, 102.316 मिलियन आपका हो गया हमारा। ये आपका कॉस्ट है, देखा जाए तो हम कॉस्ट मान लेंगे इसको कि इतना हमारा लगा, क्योंकि हमारा पैसा हमने इतना पेमेंट कर दिया माना जाए, और इतना हमें फ्यूचर में पैसा लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लाइबिलिटी को बढ़ाया एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, एसेट को बढ़ाया। समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आगे क्या होगा, एवरी ईयर ये आपका डेप्रिशिएट होगा, एवरी ईयर ये आपका डेप्रिशिएट होगा, और एवरी ईयर हम इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन के बारे में हमें बोला है ना, और कोई सैल्वेज वैल्यू का इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट करेंगे इसे कितने सालों में, 10 सालों में। तो माइनस फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 102.316, 102.316, इसको हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10.2316 आएगा हमारा, ये हमारा एवरी ईयर का आने वाला है। ये हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, और ये सब कहाँ जाएंगे, पीएल में जाएंगे, डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज होता है हमेशा, है ना। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होने पर कितना वैल्यू आएगा, 92.0794, 954 है। चलिए पूरा लिख देता हूँ मैं ऐसे। तो इस तरीके से हमारे ये आ गया कैरिंग अमाउंट कब का, ये हमारा फर्स्ट ईयर का कैरिंग अमाउंट आ गया। और इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, बोरिंग कॉस्ट हम इसको चढ़ाएंगे यहाँ पर, है ना, बोरिंग कॉस्ट के नाम पे हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे इस पे, और ये इंटरेस्ट चढ़ते चढ़ते एंड ऑफ 10 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 5 मिलियन हो जाएगा। 2.316 हमने 8% से तो पुल किया, तो इंटरेस्ट भी 8% से चढ़ाएंगे, 0.18528 हम ये इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, प्लस इक्वल कितना आ गया, 2.50128। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारा आ गया फर्स्ट ईयर का प्रोविजन, हमारा फर्स्ट ईयर का आ गया। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर ए ना, यहाँ पर बोला फ्यूचर में भी कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं, यानी फ्यूचर में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करना, कोई एस्टिमेशन का भी बात नहीं यहाँ पर। सेकंड वाले में तो फिर भी फोर्थ ईयर में एस्टिमेशन हो रहा, हम पहले पॉइंट नंबर ए कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई फ्यूचर में एस्टिमेशन भी नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर सीधा नहीं कह सकता कि एवरी ईयर मेरा डेप्रिसिएशन होगा यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, चलो एक को मैं पूरा कर लेता हूँ ताकि बेटर, साइड में एक एक करके कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ पर वापस से सेकेंड ईयर का भी बोरिंग कॉस्ट चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा, इंटू 8%, 0.20010 प्लस इक्वल यह आ जाएगा 2.70138 इंटू 8%, 0.21611 प्लस इक्वल यह आ गया
91749, मतलब मैं बस क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट चढ़ाते जा रहा हूँ, फिर इंटू 8%, ये रहा 0.23339, ये मैंने चढ़ाया, प्लस इक्वल कर दिया, ये आ गया 3.150892, ये आ गया हमारा। फिर इस पे 8% इंटरेस्ट चढ़ा दिया हमने, 0.25207। उम्मीद है समझ में आ रहा है, सिंपल है, हर साल इंटरेस्ट चढ़ाना है इस पे और टोटल करना है। प्लस इक्वल, ये आ गया 3.40296, ठीक है। फिर इंटू 8%, 0.272237। चलिए लिख दिया, जितना होता है लिखेंगे, कोई ऐसे 3-4 डेसिमल प्लेसेस में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इक्वल 3.6752, जीरो है तो 3.6752 हमने लिख दिया। फिर बाद में इसके बाद इंटू 8%, 0.294016, चलिए लिख दिया पूरा। प्लस इक्वल 3.969217 इंटू 8%, 0.31753, चलिए पूरा लिख दिया। और फिर बाद में प्लस इक्वल हो जाएगा 4.28675 इंटू 8%, 0.34294 प्लस इक्वल 4.62969 इंटू 8%, 0.370375 प्लस इक्वल, ये आ गया 5.00, यानी अल्टीमेटली 5.005 ही तो है। और हम देख लेते क्या पूरा 10 साल का हुआ हमारा। ये देखिए फर्स्ट ईयर का बोरिंग कॉस्ट है, ये आपका बोरिंग कॉस्ट होगा सेकेंड ईयर का, नहीं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का होगा। एंड यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट होगा आपका फोर्थ ईयर का, यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट होगा आपका फिफ्थ ईयर का, यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट हुआ आपका सिक्स्थ ईयर का, बोरिंग कॉस्ट सेवेंथ ईयर का, बोरिंग कॉस्ट एट्थ ईयर का, एंड बोरिंग कॉस्ट नाइन्थ ईयर का, और फाइनली बोरिंग कॉस्ट आपका 10th ईयर का। तो क्या हमने 10th ईयर का देखिए ना, बोरिंग कॉस्ट चढ़ा और अल्टीमेटली हमारा 5 आ गया। अब आगे आगे क्या होगा, व्हेन लाइबिलिटी इज डिस्चार्ज बाय रीस्टोरिंग द एसेट, जो भी आपका एरिया है, जो भी उसको रीस्टोरिंग करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ये एसेट बन गया, ये आपका प्रोविजन बन गया ना, फॉर डीकमिशनिंग का तो प्रोविजन है ये आपका। तो हमारे जनरल क्या होगा, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, क्रेडिट में जो दिखा रहा है 5 मिलियन, उसे हम डेबिट करेंगे टू कैश में, अगर पेमेंट कर दिया कैश में 5 मिलियन दिखा देंगे, बात खत्म। ये हमारा किस्सा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो हमने हर एक वैल्यू हमने निकाला, हर एक पीरियड का हमने अच्छी तरीके से निकाला। ये रहा बोरिंग कॉस्ट आपका हर साल का हमने निकाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आया आपको, एकदम आराम से निकाल लिया हमने, ये सारा हमने वैल्यू निकाला। अब आगे अगर हम इधर की बात करें, तो इधर आप समझिए, इधर हमें क्या करना है, इधर भी हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन करेंगे। यहाँ पर तो सिंपल है, वही होगा 10.2316 ही आएगा, फ्लैट स्ट्रीट लाइन में सेम ही आने वाला है ना हर साल वाला। फिर बाद में आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 102.316 है, -10% क्या पहले वाला आ गया, एंड फिर बाद में माइनस वापस से -10% मत कर देना, तब उसका 10% हो जाएगा, 10.2316, यार 81.8528, फिर से 10.2316, या वैल्यू निकाल लेना खुद से, वही आएगा, मतलब माइनस करना और क्या आपको, 10.2316, 10.2316, 10.2316 माइनस करते जाओगे। कितने बार कर दिया हमने, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार हम माइनस कर देंगे ना, अल्टीमेटली ये नील वैल्यू आ जाएगा आपका। और चलिए काम करते हैं, हमने माइनस करते गए, 10.2316 कितना आ रहा है, 71.6212 आएगा, 61.3896, 51.158,
40.9264, 30.6948, 20 पॉइंट, अच्छा एक जगह छूट गया था, रुक जाइए, यहाँ पर होना है ये, 20.4632, तो ये 10.2316 ही आ रहा है और फाइनली आपका नील हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर भी हमने निकाल लिया है ना। तो ये हमारे कैरिंग अमाउंट जो है, ये हमारा कैरिंग अमाउंट सेकेंड ईयर का है जो इन्होंने पूछा, कैरिंग अमाउंट थर्ड ईयर का है हमारा, ये हमारा कैरिंग अमाउंट फोर्थ ईयर का है, कैरिंग अमाउंट हमारा फिफ्थ ईयर का है, कैरिंग अमाउंट हमारा सिक्स्थ ईयर का है, कैरिंग अमाउंट हमारा सेवन्थ ईयर का है, कैरिंग अमाउंट हमारा एट्थ ईयर का है, स्पीड में लिख रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट हमारा नाइन्थ ईयर का है, एंड आपका फाइनली कैरिंग अमाउंट हमारा 10th ईयर का क्या होगा, नील हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, देखिए इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर थी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमने पॉइंट नंबर ए तो अच्छी तरीके से कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब ऐसे भी प्रेजेंट करिए, आराम से मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अदरवाइज आप टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हो, जैसे कि आईसीए टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझना मैटर करता है। आपको अगर आपको मैं वैसे कराऊंगा तो ठीक है, वैसे प्रैक्टिस कर लोगे, वैसे रट लोगे, पर अल्टीमेटली आपका अंडरस्टैंडिंग जब पूरा का पूरा 100% रहेगा ना, तो फिर मेरा काम हो गया। आप तो आराम से, आपको टेबल बनाना है तो देखिए टेबल यहाँ पर दो तरीके से बना है। अगर मैं डी कमिश्निंग की बात करूँ तो यहाँ तक आपका डी कमिश्निंग है, ये वाला आपका डी कमिश्निंग का हिसाब है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या हुआ यहाँ पर डी कमिश्निंग का। इनिशियली हमने याद है 2 पॉइंट वो दिखाया था हमने, 2.3216 हमने कुछ दिखाया था ना, 2.32 कितना दिखाया था, 2.316 दिखाया था, इन्होंने 2.32 ले लिया राउंड ऑफ करके, है ना। तो ये राउंड ऑफ करके लिया, हर साल इंटरेस्ट चढ़ाया 2.50 आया, फिर इस पे इंटरेस्ट चढ़ाया इतना आया, इंटरेस्ट चढ़ाया इतना आया, ऐसे करते करते एंड में 5 आ गया आपका। हमने भी तो ये किया था 0.19, 0.20, 0.22 है ना, ये रहा 0.1858, 0.20, 0.2161, हमने ज्यादा लिया, उन्होंने 2 डेसिमल प्लेसेस में लिया, राउंड ऑफ करते गए। तो हमारा आंसर पूरा परफेक्ट है ना। बस यहाँ पर जो आपका ओपनिंग प्रोविजन है उस पर इंटरेस्ट चढ़ा रहा है, क्लोजिंग प्रोविजन आ रहा है, फिर इंटरेस्ट चढ़ा रहा है, क्लोजिंग प्रोविजन आ रहा है, यानी 8% से इंटरेस्ट चढ़ाया जा रहा है। और अगर आप बोलोगे इधर देखिए, आपका ओपनिंग वैल्यू ये रहा, जो आपका 102.32 याद है, 102.316 लिया था हमने, हमने एग्जैक्ट लिया था 102.316, और इन्होंने 102.232 लिया। अब देखिए हर साल हमने 10.2316 हर साल हमने डेप्रिशिएट किया था, और हर साल कैरिंग अमाउंट भी आया आपका, है ना, और अल्टीमेटली फाइनली नील आ गया। तो सिंपल है टेबल, आराम से टेबल बना पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा टेबल। अगर आपको टेबल बनाने का इच्छा है तो अब बनाई ना ऐसे टेबल, क्या दिक्कत है। इन्होंने तो कंप्यूटर में डाला, सीधा फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला डाल के टेबल बन गया, टेबल बन के आपको यहाँ पर चिपका दिया। पर रियलिटी में ऐसा टेबल बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, एग्जाम में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप चाहो तो आप इसको बैलेंस शीट ना समझते हुए आप ऐसे भी तो कर सकते हो। आप बिना 2 हेड बनाना, एक प्रोविजन का और एक बैलेंस शीट, मतलब इस तरीके से बनाओगे। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, आपने एक ऊपर बनाया बैलेंस शीट नहीं, एक ऊपर आपने बनाया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैलकुलेशन, आप बताते गए इधर, ठीक है। और या फिर एक ही फॉर्म पेज में आप 2 बताइए ना, बैलेंस शीट मत लिखिए ऊपर, आप एक ही पेज में 2 बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पर हेड दीजिए, यहाँ पर प्रोविजन का हेड दीजिए, ऊपर में कॉलम खींचिए, यहाँ पर इसका हिसाब दिया, यहाँ पर इसका हिसाब दिया, बात खत्म। और या फिर इधर प्रोविजन कर दीजिए, आपके लिए भी बैलेंस शीट हो गया, आपको अपने समझने के लिए भी बैलेंस शीट हो गया, इंस्टीट्यूट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैंने बहुत सारे पेपर देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ऐसे करके बनाया 2 हेड में, इधर प्रोविजन का डिटेल्स में हिसाब दे दिया, इधर पीपी का डिटेल्स में हिसाब दे दिया, क्या दिक्कत है, फुल करेक्ट है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको, है ना। तो बस मुझे समझाना था आपको, मैंने समझा दिया यहाँ पर, एंड अंडरस्टैंडिंग भी दे दिया कि क्या कैसे क्या करना है, एंड उम्मीद है अब आप आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, हमने इलस्ट्रेशन 14 का पार्ट ए तो कर लिया, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई हमें। अब हमें क्या करना है, पार्ट बी करना है। तो पार्ट बी में हुआ क्या, देखिए पार्ट बी में ये हुआ कि एट द एंड ऑफ ईयर 4 एंटिटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो है ना, on account of decommissioning and site restoration to be incurred at the end of useful life will be 8 million। यानी पहले जो 5 मिलियन समझा था, एंड ऑफ 4th ईयर में इन्होंने री एस्टिमेट किया, और एस्टिमेशन करने पर इनको पता चला 8 मिलियन लगेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मुझे पेज चाहिएगा, रुके।
चलिए ये 2 पेज में आराम से हो जाएगा हमारा। चलिए पार्ट बी में फिर से मैं बैलेंस शीट के हिसाब से कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए पार्ट बी में 4th ईयर तक तो डेटा सेम ही था। मेरा कहना ये है कि 4th ईयर तक तो डेटा सेम ही था, तो मैं यहाँ से उठा नहीं सकता हूँ। देखिए 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, यहाँ तक तो मुझे कह रहा है कोई परेशानी ही नहीं है, यहाँ तक तो डेटा सेम था ना, क्योंकि आपका 4th ईयर को तो आप री एस्टिमेट कर रहे हो। तो मेरा कहना ये है कि पॉइंट नंबर बी में जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा ये 4th ईयर में एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम क्यों मेहनत करें। मैं 4th ईयर का डेटा सीधा यहाँ से कॉपी करूँगा और सीधा यहाँ पे बैठा दूंगा, क्योंकि 4th ईयर में कोई परेशानी नहीं है ना। ये आपका बोरिंग कॉस्ट हमने 4th ईयर तक का डाला। प्रोविजन, ये हमारा 4th ईयर तक का डेटा सही है। और अगर हम डेप्रिसिएशन की भी बात करें तो देखिए डेप्रिसिएशन पूरा से नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, अगर प्रोविजन में चेंजेस आएगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट एसेट में आएगा। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4th ईयर तक का ले लेंगे। ये भी हमने 4th ईयर तक का ले लिया। चलिए हो गया। यहाँ पर देखिए 4th ईयर तक हमारे पास डेटा है, कैरिंग अमाउंट भी हमारे पास 4th ईयर का, और क्या है 4th ईयर का हमारे पास प्रोविजन भी है। मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ अलग कलर से। ये हमारा, अब यहाँ पर क्या हुआ, 4th ईयर के एंड तक तो सारा सिलसिला सही चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर 4th ईयर के एंड में कुछ घटना हुआ। 4th ईयर के एंड में आपको लगा कि जब 10 ईयर्स बीतेगा ना, तो वहां पर 10 ईयर्स जब बीतेगा तो वहां पर आपका 8 मिलियन लगेगा। 10 ईयर्स बीतेगा तो 8 मिलियन लगेगा। मैं आपको समझा देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ये पे मैं समझा देने की कोशिश करता हूँ। ये 10 ईयर्स में आपका, जहां आपने सोचा था 5 मिलियन लगेगा, तो अपने 5 मिलियन को 0th ईयर में पुल किया था, तो आपका 2.316 आया था, जो हमने पहले वाले में देखा था, है ना। और वही 2.316 हमने क्या किया था, हमने प्रोविजन बनाया और एसेट को जोड़ा था, ये हमने किया था 5 मिलियन से। पर अभी जब हम 4th ईयर में आके पहुंचे, यहाँ पर हम आके पहुंच चुके अभी, ठीक है, यहाँ पर आप पहुंच चुके हो देखो। और यहाँ पर अब आपका एस्टिमेट बदल के आपको लगता है कि 10 ईयर में आपका 8 मिलियन लगेगा। तो अब हम ये चेक करना है, अगर 10 ईयर में 8 मिलियन लगे तो हम 0th ईयर तक नहीं जाएंगे, हम 4th ईयर तक जाएंगे। हम देखेंगे 4th ईयर में इसका क्या वैल्यू बनता है, 4th ईयर में इसका क्या वैल्यू बनता है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर लेके 8 डिवाइडेड 1.08 इक्वल 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 6 बार करेंगे हम, है ना। तो कितना आ रहा है, 8 मिलियन का इक्वल इक्वल 6 बार करने पर 5.04135 हो रहा हमारा, यानी हमारा प्रोविजन आज इतने का बनना चाहिए। 4th ईयर के एंड में, 4th ईयर के एंड में हमारा इतने का प्रोविजन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 10th ईयर के एंड में हमारा अब लग रहा है 8 मिलियन का खर्चा होगा डिकमिशनिंग का। तो अगर 10th ईयर में 8 मिलियन का खर्चा होगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 4th ईयर में, क्योंकि हम आज 4th ईयर में बैठे हुए, एंड ऑफ 4th ईयर में बैठे हुए, तो एंड ऑफ 4th ईयर में हमारा 5.04135 होना चाहिए। पर हमने दिखा के कितना रखा है, हमने दिखा के रखा 3.150892, पर हमारा होना कितना चाहिए यहाँ पे, हमारे यहाँ पर होना चाहिए 5.04, कहाँ गया कैलकुलेशन, ये रहा 5.04135 होना चाहिए। तो हम क्या इंक्रीज करेंगे इन लाइबिलिटी, यस इंक्रीज करेंगे लाइबिलिटी पे, कितना से इंक्रीज करेंगे, 5.04135 माइनस 3.150892, चलिए 1.89 से इंक्रीज हो रहा है, 1.890458, पूरा ही बता दिया मैंने। चलो यहाँ पर भी 4 डेसिमल है ना, यहाँ पर भी हम 4 ही लेते हैं।
1.8904 लेते हैं और नीचे हमने पूरा लिखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये भी तो एडिशन होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ चेंजेस इन डीकमिशनिंग। तो अभी हम कॉस्ट मॉडल में तो मैंने ये समझाया कि अब या तो एसेट को बढ़ाओगे या एसेट को घटाओगे। हाँ, अगर एसेट को घटा रहे हो पर एसेट का वैल्यू ऑलरेडी कम है तो पीएल में दिखाओगे। तो यहाँ पर तो एसेट बढ़ा रहे, तो हम एसेट बढ़ा देंगे कितने से, 1.89 से 1.8904 से हम एसेट को भी बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा एसेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 61.3896 प्लस 1.8904, यार 63.28 आ गया हमारा, 63.28 आ गया। तो ये आपका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। कब का, फोर्थ ईयर एंड का ही है। फोर्थ ईयर के एंड में ही तो आपने एसेट को कैपिटलाइज किया है। यहाँ तक सही है, परफेक्ट है। और हमारा यहाँ पर भी हमारा जो रिवाइज्ड प्रोविजन है, कब का, फोर्थ ईयर एंड का। अब आगे आपको पता है इंटरेस्ट जो है वो इस पे चढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बदला नहीं, इंटरेस्ट रेट 8% ही उसी से हमने खींचा। तो हम हर साल क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट रेट चढ़ाएंगे। और हर साल जब इसमें हम इंटरेस्ट रेट चढ़ाएंगे, अल्टीमेटली फाइनली ईयर एंड में क्या हो जाएगा आपका, 10th ईयर एंड में ये 8 मिलियन बन जाएगा। और 8 मिलियन हमारा फिर लाइबिलिटी चुकता हो जाए। तो क्या 1 by 1 एक अलग अलग करता हूँ अभी मैं, क्योंकि अब तो कोई फर्दर एडजस्टमेंट होना नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, हर साल इस पे बोरिंग कॉस्ट चढ़ाऊंगा। फिफ्थ ईयर का बोरिंग कॉस्ट चढ़ाऊंगा मैं इस पे कितना, 5.04135 इंटू 8%, 0.04033 प्लस इक्वल 5.4445, चलिए इतना लिख दिया। फिर इंटू 8%, 0.43557 प्लस इक्वल, ये आ गया 5.88023 इंटू 8%, 0.470418 है, चलिए लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। प्लस इक्वल, ये आ गया 6.35064, सही चल रहा है ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इंटू 8%, 0.50805 प्लस इक्वल, ये आ गया 6.85870 इंटू 8%, 0.54869 प्लस इक्वल, ये आ गया 7.407397 इंटू 8%, 0.59259 प्लस इक्वल, ये आ गया 7.999, यानी ये 8 मिलियन आ गया आपका। और हम चेक करते कि क्या मैंने जानबूझ के करते क्या, मैंने ये नहीं देखा क्योंकि मुझे पता है एंड में 8 ही आना है। तो जब तक नहीं आया करते जाओ। तो यहाँ पर प्लस बोरोइंग कॉस्ट आपका जो आ गया ये 6th ईयर का, प्लस बोरोइंग कॉस्ट आपका आ गया ये 7th ईयर का, हमने जोड़ दिया इस पर। सही जा रहे हैं ना। थोड़ा हैंड राइटिंग में स्पीड में ना गंदा कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे मुझे पता है, और आप नोट कर लोगे मुझे पता है। तो ठीक है, चलता है इतना तो। सीए फाइनल में अभी हमें उपाय नहीं, टाइम सेविंग करना भी मेरे लिए मैटर करता है। इसलिए मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 400 आवर्स के लेक्चर आपको बना के दूंगा तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे और कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता मेरी नज़र पे। तो सब टाइम मैं कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ मैं आपका टाइम बचा सकूँ, ताकि हमारा जो कोर्स का कंटेंट है ना वो भी थोड़ा टाइम कम लगे। एटलीस्ट हम अगर जहाँ पर मैं 300 आवर्स में पढ़ा हूँ वहाँ पर अगर मैं आपको 250 टू 40 आवर्स में पढ़ा सकूँ, 60 आवर्स अगर हमारा बचता है तो कितना अच्छा है। वो 60 आवर्स हम और प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर ये चीज़ की मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ। तो देखिए 8 मिलियन हमारा फाइनली हो गया, ये हमारा प्रोविज़न हो गया। ये हमारा प्रोविज़न कब का हो गया, 10th ईयर के एंड में, है ना। 8 मिलियन हो गया। और अल्टीमेटली 10th ईयर के एंड में जब हम डिस्चार्ज कर देंगे तो हम क्या दिखाएंगे, प्रोविज़न को डेबिट कर देंगे 8 मिलियन का। और जब हम रियल में डीकमिशनिंग कर देंगे तो पेमेंट करके ख़त्म कर देंगे। ये सिलसिला हमारा ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट है अब आगे इस पर डेप्रिसिएशन होगा, है ना। प्रोस्पेक्टिवली जो एडजस्टमेंट होता है ये भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ही माना जाता है। तो जो 63.28 है इसे हम क्या करेंगे, ओवर द रिमेनिंग पीरियड हम डेप्रिसिएट करेंगे। रिमेनिंग पीरियड कितना है, 4th ईयर एंड है, रिमेनिंग पीरियड 6 ईयर्स है। तो 63.28 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है, 10.5466 आ रहा है। तो हम हर साल अभी क्या करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन
इसमें माइनस डेप्रिसिएशन होगा, फिर से कर रहा हूँ 63.28 डिवाइडेड 6, 10.546 आ रहा है, ये आपका कम होगा। एंड फिर वापस से यहाँ पर 10.546 आपका 6th ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, 10.546 आपका 7th ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, 10.546 आपका 8th ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, 10.546 आपका 9th ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, 10.546 आपका 10th ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। फाइनली आपका कैरिंग अमाउंट 10th ईयर पे नील आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। और अगर हम करें 63.28 माइनस 10.546, 52.734, चलो अलग पेन से लिख लेता हूँ, 734 माइनस 10.546, 42.188 माइनस 10.546, 31.642 माइनस 10.546, 21.096 माइनस 10.546, 10.55, वही 10.5 आपका अल्टीमेटली 10.5। इसको भी आप है ना वही सेम दिखा देना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हल्का सा वो फर्क नहीं पड़ता है, डेप्रिसिएशन यूनिफॉर्म ये मानेंगे, और अल्टीमेटली हमारा नील आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर कितने बेहतरीन तरीके से हमने पूरा इसको भी सॉल्व कर लिया यहाँ पर। और अगर मैं आपको ICA का सोल्यूशन दिखाऊंगा तो फिर यहाँ पर भी यही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो इन्होंने और शॉर्टकट कर दिया, कहा कि 4th ईयर का डेटा तो यहाँ तक ले ही सकते हो आप, तो यहाँ पर इन्होंने यहीं से कंटिन्यू किया 5th ईयर से। देखिए क्या 63.28 निकाला था हमने पीपीए का रिवाइज्ड वैल्यू, यस हमने निकाला था। एंड क्या 5.04 भी निकाला था, यस देख सकते हो, गलती तो मैं करूंगा ही नहीं, 5.04 निकाला था ना, ये रहा देखिए 5.04135 हमारा ज़्यादा एक्यूरेट हमने निकाला। एंड इधर भी 63.28 हमने निकाला, और उसी पे फिर क्या होना है आगे, इसी 63.28 पे हर साल डेप्रिसिएशन होना है, बराबर बराबर फाइनली नील हो जाएगा आपका, कैरिंग अमाउंट हर साल का आ जाएगा, ये तो आपको आता ही है। और इस पे हर साल 8% का इंटरेस्ट चढ़ाते जाएंगे हर साल, और आपका वैल्यू आते जाएगा, एंड में 8 मिलियन आ जाएगा, बस बात खत्म। एंड ये जो 8 मिलियन है जब आप डिस्चार्ज कर दोगे लाइब्रेरी, पेमेंट वगैरह कर दोगे, तो ये लाइब्रेरी डेबिट हो जाएगा, अल्टीमेटली कैश पेमेंट हो गया, और डेप्रिसिएशन होगी तो नील हो चुका, तो बस बात खत्म। तो सिंपल था क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पूरा आपको ये कंसेप्ट समझा दिया, एंड इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था आपका, एक बड़ा क्वेश्चन तो जो है उसके सेपरेट वीडियो भी है आपके, आपने देख लिया ऑलरेडी है ना, अगर रेगुलर क्लास कर रहे हो आपने देख लिया। अगर आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे हो तो आपने यूट्यूब में भी ये वीडियो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 है, जो कि डीकमिशनिंग से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चन है, एंड मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराने का कोशिश किया, एंड वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन नया एडेड है, तो ये भी हमने अच्छी तरीके से कर लिया, और मैंने आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी समझा दिया। हाँ, अब कॉस्ट मॉडल हमने समझ लिया था, अब इसके बाद कॉस्ट मॉडल तो हमने समझ ही लिया था अच्छे से। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो कि रिवॉल्यूशन मॉडल। रिवॉल्यूशन मॉडल में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, रिवॉल्यूशन मॉडल का क्या ट्रीटमेंट होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो वीडियो हमारा एप्लीकेशन में होगा, पर फ्री में होगा आपके लिए, अब फ्री में देख पाओगे, कोर्स से लेना देना नहीं होगा इसका। एप्लीकेशन में आप क्या करोगे, कंटेंट नहीं, अब कोर्स सेक्शन में जाओगे, स्टोर सेक्शन में जाओगे, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखना अगर थोड़े बहुत फ्री लेक्चर्स अगर हम रखते हैं जो एप्लीकेशन में, हमारा एप्लीकेशन जगाती डिजिटल एजुकेशन नाम आपको पता ही ऑलरेडी, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा इसका, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो स्टोर सेक्शन में आप क्या करोगे, आप कोर्स ढूंढोगे, वहां पर लिखा हुआ रहेगा फ्री लेक्चर्स नाम का कोर्स आपको दिखेगा वहां पर। अब वो कोर्स को ढूंढना, फ्री लेक्चर्स के अंदर जाके फिर आप कंटेंट आपको मिलेगा, टॉप में मिलेगा, राइट साइड में टॉप में कंटेंट लिखा हुआ, उस कंटेंट को क्लिक करोगे तो वहां पर FR न्यू सिलेबस का फोल्डर दिखेगा, SFM का फोल्डर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर FR न्यू सिलेबस के अंदर हम इंडिया 16 के अंदर हम ये डाल देंगे, ये वाला सेकंड वाला पार्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आप देख पाओगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बहुत जनों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने यहाँ पर क्लियर भी कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से जो ये थ्योरी लिखा हुआ था ना कॉस्ट मॉडल का, इसी को हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिया, और बैलेंस शीट में मैंने आपको ये सारी पॉइंट समझा दी ऑलरेडी। आप देखना थ्योरी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिए। अब आप इसे रीड भी करोगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जहाँ से आपको वो सेकंड पार्ट रिवॉल्यूशन का भी डिस्कशन हो जाएगा हमारा।